संभला बाजार और रिकवरी कितनी असरदार, एक क्वेश्चन मार्क के साथ है। क्वेश्चन मार्क की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उस पूरी लाइन की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम। वो इस वजह से क्योंकि अभी बाजार संभलने की पहली खेप दिखाने की कोशिश कर रहा है और बाजार को खुले हुए 9:15 से अभी 11 बजे हैं और उम्मीद करते हैं कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको वापस से बनता हुआ दिखे। अब कितनी असरदार रिकवरी हो सकती है, रिकवरी के पैमाने क्या हैं, रिकवरी कैसे आएगी, किन शेयरों से आएगी, इंडेक्स पे आएगी, कौन से स्टॉक्स चलाएगी, कौन से सेक्टर्स चलाएगी या नहीं भी चलाएगी, ये वापस कमज़ोर हो जाएगी, इन सब को लेकर हमारा एक खास शो है संभला बाजार की रिकवरी कितनी असरदार। और इसमें पूरे मेहमानों का मैंने अपने लिए पैनल के साथ जोड़ लिया है ताकि एक एक चीज़ को हम बहुत बारीकी से आपके सामने रख पाएँ। देखिए, इस तरह का एक्सपीरियंस काफ़ी सालों बाद आपको हो रहा है जब इंडिया विक्स 18 के आसपास हो। 5 साल के बाद चुनाव आते हैं लोकसभा के, तो वो भी एक किस्म से बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है जो काफ़ी समय से आपको नहीं हो रहा था। एक और चीज़ है कि एफआईज नॉन स्टॉप बिकवाली कर रहे हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस भी आपके पास पहले नहीं था। इसके अलावा एक और नया एक्सपीरियंस हो रहा है कि पहले चाइना की जो प्रॉब्लम्स थी वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो रही थी, लेकिन अब चाइना भी ग्रोथ के पाथ पे वापस आ गया है। ये भी अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है। इसके अलावा अगर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास स्टॉप लॉसेस बने हुए हैं या फिर जिनके पास पोजीशंस हैं, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट के डाटा से और पोजीशनिंग से पता लग रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए 4 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी पर अभी भी ओपन है, 1.5 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी बैंक पर अभी भी ओपन है और इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़कर यानी कि 18 के आसपास आके चल रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसलिए इस सब को समझना बहुत ज़रूरी है। इस सब में आप देख रहे होंगे 2 शब्द बहुत काम के आपके लिए, फर्स्ट रिकवरी और दूसरा कितना मार्केट और गिर सकता है। तो फिलहाल गिरावट के कुछ एक ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई से हम अब तक करीब 3% नीचे आ गए हैं, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पा लिया हो। बैंक निफ्टी ने 3% तक की गिरावट आई है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया हो। वो उसकी वजह विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि 3% कुछ एक दिनों में बाजार गिर जाए, और अगर गिर भी रहा है तो रिकवरी बहुत फास्ट आ जाती है, लेकिन वो रिकवरी की अभी वेट हो रही है। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम में रिकवरी वर्ड आप बार बार सुनेंगे और जानेंगे भी। खैर, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं जो आपको राय देंगे या फिर इस समय के इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनका नाम है विनय रजानी। हमारे साथ जुड़ गए हैं, टेक्निकल्स को काफ़ी बारीकी से देखते हैं। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हैं, टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स को काफ़ी बारीकी से देखते हैं। विवेक कारवा फंडामेंटल बोलते हैं, और मैं बोलूँगा कि वो हमारे फंडा गेस्ट नहीं और फैक्चुअल गेस्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान होता है, तो इसलिए मैं उनको फंडा गेस्ट की जगह फैक्चुअल गेस्ट ज़्यादा बोलता हूँ। और इसके अलावा सुनील सुब्रमण्यम जो मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, और उनसे भी हम ज़रा समझेंगे फ़ंड के व्यू से कि इस समय फ़ंड हाउसेस के जो फंड मैनेजर्स हैं या एमडीज़ लेवल के जो लोग हैं, टॉप नॉच लोग हैं, वो इस समय मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। जबकि भारत का डीआईज जिसको हम टिपिकली म्यूचुअल फंड्स एंड इंडस्ट्रीज़ का ही काउंट करते हैं, उन सब में कुछ खास बड़ी पार्टिसिपेशन मार्केट के उनकी तरफ से तो नहीं हुई है। आगे बढ़ें, अब जरा एक एक करके एक मेहमानों का परिचय मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया, स्क्रीन पे जरा दिखा दीजिए उन सभी मेहमानों को ताकि हम एक एक करके उनसे सारे पॉइंट्स पता करते चलें। पहले आते हैं श्रीकांत चौहान के पास। श्रीकांत जी नमस्कार। मैंने एक चार्ट अपना टेक्निकली ड्रॉ किया हुआ है, मैं वो आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ एक बार आप भी देखिएगा, प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा पाएँ तो वो ज़रा ज़रूर दिखाइएगा। निफ्टी मेजर एक सपोर्ट के आसपास चल रहा है और ये सपोर्ट बहुत काम का है। अगर यहाँ पे रुक गया बाजार तो ठीक है, नहीं रुका तो फिर फॉल और भी सीवियर हो सकता है और बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। मैं इसी के अंदर ही एक 50 दिन की एवरेज अभी मैंने नहीं डाली हुई है, वो भी मैं डाल दूंगा। प्रोड्यूसर साहब अगर आप चार्ट दिखा पाएँ तो प्लीज़, तो आप वो देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ। ये वो चार्ट है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, एक बार का बॉटम, ये दूसरी बार का है, तीसरी बार का और है, चौथी बार का बॉटम सेम पॉइंट्स पे आपको दिख रहे हैं बढ़ते हुए ट्रेंड लाइन पे, यानी कि जब भी बॉटम बन रहा है वो पिछली बार के बॉटम से थोड़ा ऊपर है। ठीक, अभी मैंने इसके अंदर 50 दिन के एवरेज को हाइड किया हुआ है, लेकिन मैं जैसे 50 दिन के एवरेज को मैं खोल देता हूँ, आप एक ब्लू कलर की लाइन देख रहे होंगे ड्रॉ होके आई है। साथ ही ये वो लाइन है, जब ये ख़राब होती है तो सेकेंड डे रिपेयर हो जाती है। मैं थोड़ा और ब्रॉड करके दिखाता हूँ। ये देखिए रिपेयर हुई है, ये देखिए उस दिन से रिपेयर हुई है, इससे पहले ये रिपेयर हुई है।
अब भी है एक, इससे पहले आप देखेंगे गिरावट की बड़ी कैंडल है, लेकिन आज रिकवरी की अटेम्प्ट हो रही है। तो ये रिपेयरिंग सिंगल डे में हो जानी चाहिए तो ठीक है। अगर रिकवरी में टाइम लगता है तो फिर दिक्कत बढ़ती है। ये चार्ट के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। श्रीकांत जी आप जरा देख के बताइए, बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पर हैं, रिकवरी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन रिकवरी आ नहीं रही है उस हिसाब से। जरा सर आपका व्यू पॉइंट। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बिल्कुल ये जो आपने चार्ट अभी ड्रॉ किया है, हम भी इसी पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न को देख रहे हैं। और ये पैटर्न देखने के बाद एक समझ में आता है कि जो जो राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है ना, वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड है, तो मैं इसे डिमांड लाइन बोलता हूँ हमेशा। और अगर फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है तो उससे मैं सप्लाई लाइन बोलता हूँ। तो ये डिमांड लाइन पे हमेशा बाइंग आया है। और इस बार अगर आप देखें तो रिटेलर्स ने मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब काफी अच्छे पैसे झोंके हैं। इस बार की रैली अगर आप देखें तो यानी कि जितनी भी रैली हमने देखी है उसमें रिटेल का स्ट्रेंथ काफी रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पैसे काफी आए हैं, ईटीएफ में काफी सारा बाइंग आ जाता है जब मार्केट में करेक्शन होता है। तो इस बार भी हमें लगता है कि इन लेवल्स के करीब मार्केट आ चुका है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है, और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जब राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है और अगर मार्केट लगभग 4 से 5% अगर गिरा हो, तो उस वक्त वहां पे हमें और अगर बेरिशनेस सोचने का मुझे लगता है कि कोई फायदा होता नहीं है। अगर ऊपर से 2 या 3% का करेक्शन है लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो ये करेक्शन जो होता है वो एक्सटेंड हो सकता है। और उस केस में हम 5 से 8% का करेक्शन एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर डिम्पी, अगर आप इसमें 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को भी अगर ऐड करते हो, तो मार्केट करंटली उन्हीं लेवल्स पे आके रुका हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी को भी अगर आप पैरेलली अगर मैच करें, बिकॉज बैंक निफ्टी इंडेक्स का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, अगर आप उसे मैच करते हो तो बैंक निफ्टी भी पिछले 3 बार से कई बार, कितनी बार, जितनी, सॉरी 3 बार जब मार्केट में करेक्शन आया था तो बैंक निफ्टी ने 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के करीब काफी अच्छा सपोर्ट लिया था और वहीं से रिकवरी बनी थी। मुझे लगता है कि इन लेवल्स के करीब मार्केट थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट 21,700 को तोड़ के उन लेवल्स के नीचे रहेगा। इस बार रिटेल का स्ट्रेंथ है और मार्केट में करेक्शन आया है, वो भी बिकॉज ऑफ कि रिटेलर्स ने अपनी पोजीशंस, अपने लिवरेज पोजीशंस को अनसर्टन मार्केट्स में कम किया है। तो इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि वापस खरीदारी आ सकती है। और सबसे बड़ी एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि पिछले 2 बार इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे 2014 या 2019 में मिडिल ऑफ मई तक मार्केट में करेक्शन हुआ है और उसके बाद मार्केट में तेजी बनी है। हमें लगता है कि शायद हम 14-15 मई तक मार्केट में करेक्शन देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट में रिकवरी बनेगी। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बिल्कुल कॉन्ट्रा व्यू के साथ कुछ खरीदारी की जा सकती है। हमें लगता है कि वापस से मार्केट एक बार 22,800 से लेकर 23,000 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, तो वापस से 23,000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मई में अब तक की गिरावट आपने देख ली है। 15 तारीख तक मैं मान के चलता हूँ कि शायद थोड़ा प्रेशर और रहे, लेकिन उसके बाद सेकंड फेज़ में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ध्यान रखा जाए इस बार की सीरीज़ बहुत बड़ी है, 30 मई तक जाएगी, पूरा मई का महीना लेके जा रही है और 4 जून को आ रहे हैं रिजल्ट्स। तो इस सीरीज़ का रोल ओवर, उस सीरीज़ के समय के डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं भूलना चाहिए। चुनाव आएंगे चले जाएंगे, लेकिन एफआईज हमारे परमानेंट एड्रेस ही हैं हमारे साथ जो रहते हैं, तो इसलिए उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। 2 बड़ी वजह बताई जा रही है मार्केट के अंदर, फर्स्ट इज इलेक्शन, सेकंड इज एफआईज। ये इलेक्शन और एफआईज का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बाजार को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारे डीएनए से थोड़ा सा अलग होकर चल रहा है, जो पिछले 6 महीने से हमने अपना रखा था कि बाजार छोटा सा भी डिप दिखाता था ऊपर आ जाता रहा। इस बार डिप थोड़ा गहरा है और ऊपर आते समय फिजल आउट जल्दी जल्दी हो रहा है। खैर, मैं एक व्यू पॉइंट सुनील जी से भी लूँगा। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर हम ना डेली बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स के डाटा को भी देखते हैं, जिसको हम टिपिकली हमारी अपने टर्म्स में डीआईएस कहते हैं। तो सर डीआईएस की मैंने लॉन्ग होल्डिंग्स चेक की, तो पिछले 10-15 दिनों से ना ही डीआईएस ने पार्टिसिपेट किया गिरावट में, ना ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया तेजी में। इतना हेजिटेशन क्यों सर? 19,000 करोड़ रुपए तो आ ही रहे हैं ना महीने के, तो इतना हेजिटेशन क्यों? मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन उतने दम से आ क्यों नहीं रही है सर? ये भैया, आप कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास आ रहा है, जरूर, मगर ये सोचिए कि पिछले 6 महीने में, मैं कहूँगा खास करके मेरे लिए इम्पोर्टेंट डेट है December 3rd, राइट? December 3rd के बाद
उस महीने में ही, दिसंबर में ही 70,000 करोड़ FIS का पैसा अंदर आया था। तो ये दिसंबर 3 खास क्यों था? तब एक इंडिकेशन आई थी गवर्नमेंट की वापसी। तो जो पैसा आया था वो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म पैसा मत सोचिए, उसमें शॉर्ट टर्म पैसा भी हेज फंड के जो ट्रेडर्स है वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पैसा आएगा, उससे पहले मैं घुसूं और प्रॉफिट बुक करके चला जाऊं। अभी प्रॉफिट बुक करने का सही वक्त पकड़ने के लिए क्या होता है ट्रिगर? एक तो इलेक्शन की रिजल्ट। मगर जब इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में थोड़ी बहुत खबरें आनी शुरू होती है कुछ दिन पहले, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग का काम पहले ही स्टार्ट करते हैं। तो अब ये माहौल है कि मेरे लिए वो जो 6 महीने पहले जो पैसा आया, वो अभी जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब इसमें जाके जब वो बेच रहे हैं अपना प्रॉफिट के लिए, तो जाके इमीडिएटली तुरंत मैं क्यों खरीदारी करूं? मैं वेट करूंगा कि उनकी पूरी सेलिंग जो है वो होनी दो, मार्केट की स्टॉक्स जो मुझे पसंद है उसके लेवल्स गिरने दो। क्योंकि क्या होता है दूसरी चीज गिरावट में, कि जो बिना फंडामेंटल के ऊपर गए स्टॉक्स वो ज्यादा गिरते हैं। वो थोड़ी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मेरा अप्रोच एज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है गुड क्वालिटी स्टॉक्स जो 3 to 5 years टाइम फ्रेम में अपनी अर्निंग्स ग्रोथ के थ्रू अच्छा रिटर्न दिलवा सकती है। जो हवा के कारण, मोमेंटम के कारण, वैल्यूएशन के कारण जो बढ़ रही है और वो जो गिर रही है, मैं जाके जाके नहीं खरीदूंगा। मैं वेट करूंगा कि जो गुड क्वालिटी स्टॉक्स अगर उनमें करेक्शन आए तो उसको मैं अक्यूमुलेट करने के लिए तैयार हूं। तो अब ये इनिशियल जो करेक्शन होता है ऑलवेज इन द लोअर क्वालिटी होता है, जिसका पी रेशो बहुत बढ़ गया था उसमें होता है। और धीरे धीरे अगर ये सस्टेन होता है सेलिंग ऑफ FIIs, तो गुड क्वालिटी में भी जी करेक्शन आएगी, तब आके अंदर हम पैसे को हाँ लेकर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदेंगे। तो बात सिंपल सी है, सर्च फॉर क्वालिटी, डन सर। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम्म क्वालिटी ही आपको रिटर्न दिलवाएगी। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। अगर मैं हिंदी में इसको एक लाइन में बोलूँ ना, कि म्यूचुअल फंड्स वाले थोड़ा खाना को ठंडा करके खाते हैं। वो गरम गरम खाना नहीं खाएंगे ताकि मुंह ना जल जाए, इसलिए वो खाना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एप्रोप्रिएट हो जाए, तो उसके बाद खाना खाएंगे, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। और मेरे को लग रहा है ये सही भी है। क्यों गरम गरम खाना फालतू में ऐसे छाला वाला हो जाए मुंह में और कोई दिक्कत हो जाए, तो इसलिए आराम से खाओ ठंडे होके, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। ये सर की बात मेरे को साफ समझ में आ रही है कि पहले लड़ लो भाई FIs और रिटेल, जितना आपको लड़ना है, और सब कुछ हो जाएगा सेटल। जब आएंगे तो फिर वैल्यूएशन से माल उठा जाएंगे हम। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी स्ट्रेटजी भी है मेरे को लग रहा है फंड्स की। बट ठीक है, ये एक लेसन था जो हमारे को, क्वेश्चन भी था इनफैक्ट हमारा, जो सर ने बहुत अच्छे से हमको जवाब दिया। विवेक सर, मेरा तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। इस समय मान लीजिए मैंने पैसे नहीं डाले थे और किसी आदमी ने मेरे कान में बात डाली थी कि कोई गिरावट आए तो खरीद लेना। ठीक है जी, अब तो गिरावट आ गई, खरीद लेना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और सभी को। और सुनील सर, आपको स्पेशली डिम्पी जी, ये गलत काम किया आपने। देखिए, सुनील सर के साथ मुझे बिठा दिया और मैं तो उनका भाषण सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। ऐसे समझ लीजिए आप। तो एनीवे, तो देखिए, बाजार मुझे लगता है कि विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आप ही सुन सुन के बड़े हुए हैं? नहीं नहीं विवेक जी, क्या आपको लगता है आप ही सुन सुन के बड़े? हम भी बड़े हुए हैं। और मैं बताऊं, इस पैनल में ज्यादातर लोग, जितना उनका एक्सपीरियंस नहीं है ना, उससे कहीं जितना हमारी अब तक जॉब नहीं है, उससे कहीं ज्यादा का एक्सपीरियंस है सुनील सर को। श्रीकांत जी, गलत तो नहीं मैं बोल रहा? बिल्कुल डिम्पी, इनफैक्ट मैं वही कहने वाला बिल्कुल। था और ये कि बात तो सुनील जी के पास विनय से भी अपना जानते हैं। उनका उनका हाँ एक्सपीरियंस जानना अपने अपने लिए काफी बड़ी बात है आज के दिन में। डेफिनेटली। बिल्कुल। तो और तभी तो इतने देखिए, जो हिम्मत के साथ उन्होंने अपनी बात रखी ना, कि देखो ये आराम से बैठ के खाइए। हाँ जी विवेक सर, अपनी बात बताइए। सर, नए वाले आदमी को अभी आना चाहिए क्या थोड़ा रुक जाए? जब इतने दिन रुक गया तो 15 दिन और रुक जाओ भाई, रिजल्ट आ जाएंगे फिर देखी जाएगी, या फिर आ जाए पहले? तो देखिए, अब जून 4 को जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही, और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या है कि रिजल्ट आने के पहले लोग इतनी अफवाह फैलाते हैं, इस सीट में वो लीडिंग है, उस सीट में वो लीडिंग है। अरे यार, किसने बताया कि क्या कौन लीडिंग है करके? आपके पास इलेक्शन कमीशन का डेटा तो है नहीं। तो जितना भी र्यूमर मॉन्गरिंग है, फियर मॉन्गरिंग है अभी, आई थिंक उसको आपको किनारे रखना चाहिए, पहली चीज। और मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशंस है एटलीस्ट लार्ज कैप में, वो अभी बहुत कंफर्टिंग लेवल्स पे है। आज भी अगर आप देख लो तो जो सेंसेक्स और निफ्टी तो आपको हरे निशान में दिखा रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है,
मैं बोल दूंगा कि आज बोल्डली बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट 50-60% लोगों के आज पोर्टफोलियोस अभी भी डाउन होंगे आज के दिन, क्योंकि ज्यादातर लोग मिड एंड स्मॉल कैप्स रखते हैं और लो क्वालिटी मिड एंड स्मॉल कैप्स रखते हैं। जैसे सुनील सर ने कहा कि हम लोग क्वालिटी देखते हैं, तो वहां पे आपको आज भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो जो फ्रॉथ है बाजार में या था, वो धीरे धीरे सफाया हो रहा है। पिछले जब से सेबी ने कहा था कि वहां पे थोड़ा बहुत फ्रॉथ है, तब से वो सफाई चल रहा है, अभियान चल रहा है। तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स काफी वैल्यूएशन वाइज कंफर्टिंग लेवल पे है, तो यहाँ पे आपको लेना चालू करना चाहिए। अब ये होगा कि जो जैसे जैसे जून 4 के पास जाएंगे, एक बार रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में आपको ये लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर 272 जो भी एक सिंगल पार्टी कोई भी लेके आती है और स्थिर सरकार बन गई, तो आपको ये लेवल्स मिलेंगे ही नहीं। तो आपको अगर डर लग रहा है वॉलेटिलिटी, तो अगले सिर्फ एक महीना बचा है, इनफैक्ट एक महीने से कम बचा है। आप हर हफ्ते चाहे आपका 25% पैसा डालो या फिर एटलीस्ट 15-20% डालो, ताकि क्या है कि आपका रिस्क भी स्प्रेड आउट हो जाएगा और आपको नुकसान होने का मतलब चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हो अगर किसी को डर लग रहा है। मेरे जैसे आदमी तो फुल फ्लेज्ड इन्वेस्ट करके रहेगा आज। ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया। अब देखिए, अब तक हमारे 4 मेहमान आपको पैनल पे दिख रहे होंगे, 3 का मैंने वर्डिक्ट ले लिया कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। सुनील जी ने कहा हम क्वालिटी चेक करेंगे, इसलिए पहले जो घमासान होना है वो हो जाने दो, हम वैल्यूएशन पे आएंगे, शेयर्स को पकड़ेंगे। विवेक जी ने कहा कि ये रेट नहीं मिलेंगे, इसलिए एक राउंड की खरीदारी करनी चाहिए, रिजल्ट तो आना ही है 4 तारीख को। और ये बात तो उतनी ही सच है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी तक को नहीं पता होता कि उनके सीटें कितनी आ रही है, और हम और आप कैसे बता सकते हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो पता नहीं कि हमारा क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, तो ये जो रूमर्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं ना, थोड़ा सा इसको अलग किनारे छोड़ें तो कई बार वैल्यूएशन काम का हो सकता है, तो इसलिए कुछ पैसा लगाया जा सकता है। श्रीकांत जी ने कहा कि एंट्री के लिए अभी एक पर्याप्त समय है, धीरे धीरे करके एंट्री कीजिए, लेकिन इस बात को अपने माइंड में रखिए कि बाजार और भी गिर सकता है। ऐसा नहीं कि जो ये गिरा है ये लास्ट हो रहा है, हम बॉटम ढूंढ रहे हैं, बॉटम यहीं पे मिल जाएगा, हो सकता है और गिरावट भी आ जाए। इसलिए फेजेस में पैसा लगाइए, कुछ पैसा यहाँ पे भी लगाया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। विनय जी से सवाल बाकी रह गया। विनय जी, आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इस बार का जो फॉल को? ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए? दूसरा, मेरे को ना एक क्वेश्चन का और भी जवाब चाहिए। जिनके पास पुरानी पोजीशन है वो थोड़े फंसे हुए सा महसूस कर रहे हैं, उनको ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत तो नहीं है ना? तो डिम्पी, सबसे पहले तो एज ए हमको स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हमको डिसाइड करना है कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। अगर हम ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली अभी कॉशियस व्यू बन रहा है। अभी हम जो ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, टेक्निकली जो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन रही है, जनवरी और अप्रैल के जो बॉटम्स को स्विंग को जो जोड़ के जो ट्रेंड लाइन बन रही है, वहां पे ही कल ऑलमोस्ट हमने लो बनते देखा था। आज ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट की वजह से आज हमने थोड़ा रिकवरी देखी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन टू गुड टू बी ट्रू एज ए रिजल्ट टर्न आउट हो रही है। और मुझे लग रहा है कि चांसेस ज्यादा ये ट्रेंड लाइन टूटने के दिख रहे हैं, क्योंकि आज भले ही रिकवरी आई है, कल का जो हाई है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है 22,310 के करीबन। तो जब तक 22,310 के ऊपर क्लोज नहीं आता है तब तक ये मार्केट वीक ही कहा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांसेस ये ट्रेंड लाइन टूटने के हैं और अल्टीमेटली 21,500 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज फार एज ट्रेडिंग व्यू इज कंसर्न। तो ट्रेडिंग में 400-500 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट, 2-3% की गिरावट एनी टाइम पॉसिबल होती है, भले ही वो बुल मार्केट हो, बट करेक्शंस आर दी पार्ट ऑफ बुल मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन टूटने के चांसेस ज्यादा हैं और अल्टीमेटली 21,500 तक जा सकता है। 22,310 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, तो इन्वेस्टमेंट में मुझे लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी कॉशियस व्यू है, क्योंकि जिस तरह से हमने एक रेशियो चार्ट एनालिसिस किया हुआ है, लार्ज कैप डिवाइडेड बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो वहां कहीं ना कहीं लग रहा है कि लार्ज कैप एज कंपेयर टू स्मॉल कैप हैव अंडर परफॉर्म सिंस लॉन्ग टाइम और वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है। तो अगर आपको यहाँ से बाय करना है या आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में लार्ज कैप है तो लार्ज कैप आप होल्ड रखिए, उसमें ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की जहाँ पे बात आती है तो वहां पे मैं अभी भी करेक्शन फर्दर एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे एक ऐसा करेक्शन हो सकता है कि जहाँ पे पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन आ सकता है। तो अगर यहाँ से अगर आप लॉन्ग भी कर रहे हो तो थोड़ा कॉशियस रहिए, लार्ज कैप में पोजीशंस बनाइए और मिड कैप स्मॉल कैप में धीरे धीरे लाइटन पोजीशंस करके यू कैन शिफ्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम up to some extent from mid cap to large cap segment. ठीक है, विनय सर ने भी अपनी बात रखती है और ये बात उन्होंने बहुत गंभीरता से रखी है कि ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सपोर्ट ही रहेगा। कई बार सपोर्ट टूटते भी हैं और ये टूटता है तो गंभीरता आपको इसी चार्ट से खुद ही दिख रही होगी कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो
आपको 1000 पॉइंट तक की निफ्टी के अंदर भी गिरावट और आ सकती है। तो बी अवेयर, सावधान उनकी तरफ से। और दूसरा उनका जो मैसेज है, जितना मैं उनको समझ पाया हूँ, कि भाई आप फ्रंट लाइन और बड़े शेयर्स के अंदर ही पोजीशंस रखो। मिड कैप और स्मॉल कैप में जहाँ पे कटिंग, चर्निंग, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो वो कर लो, ठीक है। और ये जो आज का पुल बैक है, या फिर पुल बैक हो सकता है थोड़ा दिनों में 1-2 बार और आगे भी आए, ये पुल बैक एक कमज़ोर पुल बैक के फिलहाल मोटे तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन मैं टेक्निकल्स वालों के लिए एक बात और बोल दूं, ये डेली बेसिस पर चार्ट और डाटा को देखते हैं, इसलिए आज की कही हुई बात 20 दिन तक लागू नहीं होगी। आज की कही हुई बात आज, कल, परसों, तरसों 10 दिन तक लागू होगी। उसके बाद फिर से नया जब डाटा बनेगा तो नई बात भी आ जाएगी। तो आप हर चीज़ को अपनी गंभीरता से, उसकी इंपॉर्टेंस से रखिए। इसलिए पूरा पैनल का गठन हमने जानबूझ के ऐसे ही किया कि सिर्फ टेक्निकल ना हो, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ना हो, सिर्फ फंडामेंटल ना हो, ताकि सबका व्यू पॉइंट पता तो लगे कि बाजार में सब लोग सोच कैसे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानुभावों का, आज आपने समय दिया, हमको अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और एक ऐसे समय पर आपने समय दिया जिस समय सबसे ज़्यादा आपके समय की मांग थी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, थैंक यू वेरी मच। श्रीकांत थैंक यू। सुनील सर थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। और विनय रिजानी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने भी हमको अच्छे से राय दी है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।